बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों, चौथा लेक्चर है। लिंक कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर से और करवा रहा हूँ आपको। तबीयत कुछ सही नहीं है, बीच में इस तरह खांसू तो परेशान मत होइएगा, वायरस नहीं पहुंचेगा आप तक। अच्छा देखो, लास्ट क्लास जो खत्म हुई तो अब जो लेक्चर खराब थे बहरहाल उसके बाद कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया आपको कैलकुलेट करने। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद जो आपने अगला काम किया वो काम आपने किया सॉरी यार, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद आपने जो काम शुरू किया कि आपने मालूम किया कि किस तरह से कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइड करते हैं। फिर आपको सिखाया मेन काम, फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट निकालना। ठीक है, तो जो बच्चे भी अगर बहुत ज्यादा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थोड़ा कंफ्यूज है, मैं उनको ये बता दूं कि वो अभी बिल्कुल परेशान नहीं हो। मेन मेन काम जो आपके पास है वो मेन काम है टोटल कॉस्ट निकाल कर डेप्रिसिएशन निकालना। और टोटल कॉस्ट निकालना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सादा सा। एक काम करते हैं कि मैं शुरुआत करवाता हूं और दिखाता हूं आपको एक पास्ट ईयर के 5 ईयर से क्वेश्चन। मैंने कहा था वैसे ये करने के लिए, देखिए किस तरह से एक सवाल आया है आपके पास। ये मैंने बताया था कि ट्राई कीजिएगा। 2013 प्राइवेट, ठीक है, 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 9A। देखो, अब ये वो दोनों बातों को दिखाएगा जो मैंने पिछली क्लासों में सिखाया। इस 9A के अंदर आपसे क्या कहा गया, निकाल लीजिएगा, रोक के पॉज करके वीडियो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आपको बताना है कि जो ये पढ़ा जा रहा है या नीचे जो पॉइंट दिए हुए हैं ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। इम्तिहान में कैसे करना है, ऐसे ही आपने लिखना है कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं 9A का। और अब आपने बताना है पहला पॉइंट, परचेज न्यू बैटरी फॉर एन ओल्डर मोटर व्हीकल। क्या मतलब, एक पुरानी गाड़ी का बैटरी परचेज हुई है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में भी एक मिसाल यही दी थी कि गाड़ी एक है और उसको हम परचेज करते हैं और परचेज करने के कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद अगर उसकी बैटरी चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वैसे पहले जवाब दे देता हूं। इस पहले पॉइंट के आगे आप यूं लिखिएगा कि ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस इतना सा जवाब आपने लिखना है। अगर नहीं समझ में आए तो जाके पिछला लेक्चर दोबारा देख लीजिए। लेकिन अगर सादा सी बात बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई गाड़ी, कोई एसेट, कुछ भी खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसमें कोई छोटा मोटा रिपेयर कराते हैं तो वो रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको ऑर्डिनरी रिपेयर कहते हैं। ये गाड़ी की बैटरी चेंज करना, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया उसको चेंज करना, गाड़ी का प्लग चेंज करना, ये सब छोटे मोटे रिपेयर है। तो सीट फट गई उसका कवर चेंज करना, ये सब छोटे मोटे रिपेयर है। इससे ना तो गाड़ी की लाइफ बढ़ती है, ना उसकी कॉस्ट बढ़ती है, ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और मैंने फिर यही कहा था कि एफिशिएंसी बढ़ने का अगर जहन में आए कि सर बैटरी चेंज होने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो याद रखिए कि बैटरी चेंज होने से एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। आवाज तो पहुंच रही है ना बच्चों आप तक? सही देखना यार, आवाज सही जा रही है? जरा मैं तेज बोल, दरवाजा बंद कर देना ताकि आवाज बहुत ज्यादा बाहर से आ रही है। तो एफिशिएंसी जो बढ़ने की बात होती है उसको जहन में रख लो कि उससे मुराद होता है कि मेन बैटरी चेंज हो जाने से एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है। बैटरी चेंज होने से एफिशिएंसी जो कम हुई होती है वो वापस आती है। तो गाड़ी के अंदर पुरानी बैटरी चेंज करना
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, अगर कब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, अगर वो लिखे कि गाड़ी पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हुआ, उससे जनाब हमने उसकी पूरा इंजन चेंज कर दिया, उसकी पूरी बॉडी को रीपेंट कर दिया, तो वो एक छोटा खर्चा नहीं होगा, बड़ा खर्चा होगा और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सही है, तो याद रखिएगा, दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा तो समझ में और आ जाएगा। फिर कहने लगा दूसरा पॉइंट, रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे मेरे पास जो 5 ईयर इसमें गलत लिखा हुआ है, हैंड आइस, ये हैंड आइस नहीं है, ये है हार्ड डिस्क। समझे, सही कर लेना। होता है ना कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, पता नहीं ये कैसा कंप्यूटर में लिखने वाला आदमी था जिसको अंदाजा ही नहीं हुआ कि क्या है ये लिखा हुआ। ये है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो कह रहा है रिप्लेस हार्ड डिस्क ऑफ ऑफिस कंप्यूटर विच डबल इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। कि एक कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क चेंज करवाई गई। क्या हुआ हार्ड डिस्क चेंज कराने से? कंप्यूटर की जो स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो क्या हो गई? डबल हो गई। तो सोचो, क्या कंप्यूटर की एफिशिएंसी में इजाफा हुआ? बिल्कुल, उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हुआ। आप लोग लेते होंगे मोबाइल फ़ोन वगैरह भी, तो जो कम मेमोरी वाले मोबाइल फ़ोन होते हैं जिसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी कम होती है वो सस्ते होते हैं, ज़्यादा कैपेबिलिटी स्टोरेज वाली महंगे होते हैं। उसका वजह ये है कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मैंने बताया था कि एक बिल्डिंं है, उस पर एक फ्लोर बना हुआ है, उसका अगला फ्लोर बने तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये वाला एक्सपेंडिचर जो सेकंड है, इसको आप कहेंगे कि ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हमेशा कोई ऐसा खर्चा जिसकी वजह से आपके एसेट की लाइफ और उसकी कॉस्ट या उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो, तो आप ज्यादा पावर की हार्ड डिस्क लगा रहे हैं तो ये। हाँ, अगर यही दिखता क्या कि कंप्यूटर का माउस चेंज किया है जो काम नहीं कर रहा था, कीबोर्ड चेंज किया है, तो माउस या कीबोर्ड अगर खराब होने पर चेंज होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। यहाँ मेन खर्चा जो हो वो और उससे उसकी पिछली हालत से बेहतरी आए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर ट्रांसफर चार्जेस ऑफ न्यूली ओन्ड बिल्डिंग। अब सोचो, ये एक नई बिल्डिंग खरीदी गई है और उस बिल्डिंग के ट्रांसफर चार्जेस, यानी क्या मतलब, उसको अपने नाम ट्रांसफर कराया गया है। तो आपको ये बताया था कि आप देखिएगा, और अगर याद ना आए तो पिछले लेक्चर फिर सुन लीजिएगा कि जब भी कोई फिक्स एसेट खरीदा गया तो खरीदते वक्त नया एसेट अगर अपने नाम ट्रांसफर करा रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर आया चौथा पॉइंट, पेड एनुअल मोटर व्हीकल टैक्स। क्या मतलब हुआ कि आपको मालूम होना चाहिए गाड़ियों के ऊपर एक गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है हर साल। तो एनुअल का मतलब है हर साल, और जब कोई खर्चा बार बार हो रहा हो, हर साल हो रहा हो, तो वो कैपिटल। अच्छा भाई बच्चों, ये देखो बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए अभी दूसरा वही वाली बात है जो मैं कर रहा था कि चौथा पॉइंट था पेड एनुअल मोटर व्हीकल टैक्स। तो जो एनुअल है वो सालाना बुनियादों पे पे हो रहा है, तो वो कैपिटल नहीं होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इसी के नीचे मौजूद है लास्ट पॉइंट, एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप अपने प्लांट को नए सिरे से, या वो नए सिरे से कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, उसकी जो है सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हो, कोई भी कोई प्लांट लगे या कोई भी काम हो, ये भी आप देखिए वर्ड एनुअल आ गया तो यहाँ पर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। याद रखने की बात यही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा वंस होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होता है, इसलिए उसमें ये एनुअल वगैरह हमेशा लगा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो अब अगर मैं इसी सवाल को अभी लेके चलता हूं और इसी को आपके सामने एक दफ़ा कंप्लीट कर दूं, तो देखिए अगर आपके पास ये बी पॉइंट आ जाए तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, अब आप इस तरह बी रिक्वायर्ड सॉल्व करने के लिए हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कंप्यूटेशन, क्या मांगा है उसने? कॉस्ट ऑफ मशीन। तो
लिखिए कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन, ये आप हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, अब शुरू कीजिए। क्या लिखा है? खालिद एंड कंपनी परचेज अ मशीन जनवरी 1, 2010 हैविंग अ लिस्ट प्राइस 9 लाख। सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखिए। कितनी लिस्ट प्राइस है? 9 लाख। 9 लाख लिख दीजिए। इसमें से माइनस कीजिए सब्जेक्ट टू आ ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट जो आपको बताया जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट जो आपको आवाज आ रही है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 10%। तो इसमें से माइनस कर दीजिए। याद रखिए कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। तो 9 लाख का 10% इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, जो कि आएगा 90,000। अब आ गया 8,10,000। इसको आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस। इसी कॉस्ट प्राइस के आगे वो कहता है द क्रेडिट टर्म 2, 10 and 30, और आगे ब्रैकेट में ही लिख दिया है द पेमेंट वाज मेड विद इन द क्रेडिट पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पेमेंट है वो क्रेडिट पीरियड में हो रही है, तो जो भी अमाउंट है उसका 2% माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट के नाम से। तो माइनस कीजिए कैश डिस्काउंट 8,10,000 का 2%। 8,10,000 इंटू 2%, 16,200। 8,10,000 माइनस 16,200 आपके पास आएगा 7,93,800। इसको आप कहेंगे ये है कैश प्राइस। इस कैश प्राइस के बाद आगे कहता है कि द कंपनी ऑल्सो पेड सेल्स टैक्स 80,000। मेरी सवाल की पिछली मिसाल में सेल्स टैक्स भी परसेंटेज में था जो कैलकुलेट हुआ था, लेकिन यहाँ सेल्स टैक्स बता दिया है, तो कोई बात नहीं, आपको जो बताई हुई अमाउंट है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए 80,000। तो कितना हो जाएगा? 800, 3, 7, 8। ये हो जाएगी आपकी कौन सी प्राइस? इनवाइस प्राइस हो जाएगी। ठीक है, इस इनवाइस प्राइस के बाद अब उन्होंने बताया है आपको कुछ पॉइंट्स। द कंपनी ने जो एडिशनल पेड किया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यहाँ पे आप प्लस मजीद कीजिए। अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला इसमें आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके पास मौजूद है 12,000। फिर लेबर चार्जेस मौजूद है 5,000। फिर फाउंडेशन कॉस्ट है, फाउंडेशन की कॉस्ट है 6,000। अब याद रहे कि ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और मैं लेक्चर नंबर 2 में, याद रखना जो लोग अगर यहाँ से देखना शुरू करें तो ये लेक्चर नंबर 4 है। 2 में मैं ये बात सिखा चुका हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें ऐड होती हैं और कौन कौन सी लिस्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दिया हुआ है। अगर किसी ने मेरी क्लासेस पिछली नहीं ली है या फिर भूल गए हैं, जाइए लेक्चर नंबर 2 देखिए और बुक का स्टडी नोट्स के क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। उसमें ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई है। तो फाउंडेशन कॉस्ट 6,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस, मौजूद था 3,500, और वो जो मैं टेस्टिंग चार्जेस जिसे कहता था, इन्होंने उसको नाम दिया है टेस्ट रन चार्जेस। ठीक है, 2,500। और आखिर में है पेड प्रीमियम फॉर 3 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी
और 1200 एज ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, 4000 पे किया इंश्योरेंस के लिए और 1200 रुपये पे किए ड्राइविंग लाइसेंस के। आप बता चुका हूं आप लोगों को कि ये फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, ऐड नहीं होगा। ये 12,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 3,500, ठीक है, उसके बाद 2,500, टोटल आ गया 83,000। तो 83,000 और 8,73,800 को जब आप ऐड करेंगे तो 9,56,800 से टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर कोई कैलकुलेशन की वो ना हुई हो, क्योंकि इत्तेफाक है मेरे पास कैलकुलेटर थोड़ा सा गलत है, इसमें आधी स्क्रीन आते आते गायब हो जाती है, तो बिलीव के सही है। ये है टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब एक चीज ये है कि आप लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे। ये क्लास लेने के बाद हर आदमी लेक्चर्स पर जो है ना, वो जो समझ में आए तो उसको वहां से वीडियो को भी लाइक कर दो, और अगर मुझे मैसेज भी करो मेल कि यार ये आपको समझ में आया, तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा ताकि बेहतर तौर पे आप फिर कन्वर्जन में चला। चलो शुक्र। अच्छा बच्चों, अब इसमें देखो तो सवाल का रिक्वायर्ड जो था, फिर उसके बाद सेकंड रिक्वायर्ड था गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। यहाँ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए थोड़े से दो तरीके हैं या दो एंट्रीज बनाते हैं। अब इसमें मैं एक दफ़ा आपको फिर सिखा दूं कि किस तरह से एंट्री बनाई थी पहले स्टेप में हमने। तो ये आप देख लीजिए कि आपको किस तरह बनानी है। उसमें आपने इसी तरह हेडिंग डालनी है। उसके कौन था ये, अली एंड कंपनी था ना शायद, हाँ खालिद एंड कंपनी, ऐसे आप बोर्ड काफ़ी है। हाँ, तो आपने हेडिंग डाली, मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ, नजर आ रहा है ना ब्लू मार्कर भी, ठीक है। हेडिंग ब्लैक से डाल देता हूँ, खालिद एंड कंपनी जर्नल एंट्री। अच्छा देखो, अब इस सवाल के अंदर, और अभी जो इसके बाद अगली वीडियो में मैं एक अगला सवाल कराऊंगा, उन दोनों क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एंट्री का पैटर्न मैं डिफरेंट करूंगा। आप सोचेंगे कि ये आखिर एंट्री का पैटर्न डिफरेंट क्यों है, तो समझिए पहले जरा सा। आप यहाँ अगर नोट करें तो सवाल के आगाज में सिर्फ एक डेट बताई है। कौन सी डेट? जनवरी की 1। उसके बाद जब जब खर्चे हुए, पेमेंट कब हुई, यानी जब खरीदा तो उसकी पेमेंट कब हुई, क्योंकि डिस्काउंट पे तो हुई, मगर अब डिस्काउंट उसी दिन पे करके लिया, 2 दिन बाद लिया, ट्रांसपोर्टेशन कब पे हुआ, फाउंडेशन कब पे हुआ, कोई डिटेल नहीं है। तो जब किसी सवाल में कोई डिटेल ना हो, सिर्फ उस पहली तारीख का जिक्र हो जिस तारीख में खरीदी गई हो मशीन, तो उसकी एंट्री डायरेक्ट एक दफा बनाते हैं। यानी होता यह है कि हम असल में करते क्या है, लागू सी बात है, सोचो ना, खरीदने के बाद फौरन उसी दिन मशीन नहीं लग जाएगी, उसी दिन मशीन नहीं हो जाएगी, जबकि इतना काम करना है, उसको लाना भी है, उस पर फाउंडेशन भी बनानी है, उसकी इंस्टॉलेशन भी करनी है, फिर टेस्ट भी करना है। तो एक दिन के अंदर ये सारे खर्चे नहीं हुए होंगे, ये खर्चे हुए होंगे बहुत। अच्छा, तो ये खर्चे एक दिनों में नहीं हुए होंगे, ये खर्चे कई दिनों में हुए होंगे। और हम अगर एंट्री में, चूंकि हमें सवाल में तो डेट बताई नहीं गई, तो जब हमें डेट नहीं बताई गई तो हमारा सादा सा काम ये होगा कि हम तमाम खर्चों को उसी दिन रिकॉर्ड करें जिस दिन की एक डेट है। यानी क्या मतलब, हम जनवरी 1 को एंट्री बनाते हैं, 2010 की डेट डालते हैं, और सिर्फ इतना कि एक दफा इनवाइस प्राइस को अलग और इसको अलग रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं। यानी इधर आप डेबिट कर देंगे पहली दफा मशीन और कैश इस प्राइस से 8,73,800 से, ठीक है। और इसको आप नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इनवाइस प्राइस, और फिर सेम डेट को दोबारा मशीन डेबिट करेंगे
कैश क्रेडिट करेंगे, टू रिकॉर्ड अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितने से, जो ये था। तो इस वाले में क्या है बात कि हम डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। अब जब ये दोनों रिकॉर्ड हो जाए तो दो और खर्चे थे जो नीचे लिखे हुए थे मगर हमने उसको ऐड नहीं किया था, वो हम करेंगे इस तरह से। एक था फायर इंश्योरेंस, 3 साल का था, तो चाहे तो प्रीपेड लिख सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कोई चीज एडवांस में पेड होती है तो उसको हम प्रीपेड के साथ करते, लेकिन एडजस्टमेंट के रूल के तहत वो बाद में प्रीपेड रिकॉर्ड हो जाए तो आज वो चाहे तो इंश्योरेंस एक्सपेंस भी हो, यानी अगर कोई प्रीपेड लिखता है तब भी सही है, कोई इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखता है तब भी सही है क्योंकि वो एडजस्टमेंट के वक्त फिर सही हो जाती है अगर ऐसा यहाँ पे कोई अलग अंदाज हो। अब चूंकि वो एक अलग बात है, वो बात में आप समझेगा, आपको समझना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम है तो फिलहाल इतना याद रखिए कि प्रीपेड फायर इंश्योरेंस भी सही है और इंश्योरेंस एक्सपेंस भी सही है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस फी, लाइसेंस का जो ये सी है बाज़ जगहों पर एस वो लिखा हुआ होगा, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग का फ़र्क होता है। लाइसेंस फ़ी 1200, यानी ये 4000 और ये 1200, टोटल 5200। यहाँ लिख दीजिए टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब समझ लीजिए ये बात अच्छी तरह से कि जब कभी, क्योंकि मैं अभी आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं ये बात कि जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक डेट हो तो इसी तरह से एंट्री बना सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा एंट्री हमें बनाने में मुश्किल है। अच्छा एक बात बताऊं, बनाने के तरीके तो कई और हैं भी, लेकिन इस वक्त जब इस तरह दे दे तो तुमने हमेशा इसी तरह एंट्री बनानी क्योंकि डेट एक है। मगर अब अगला लेक्चर में मैं जिस सवाल की तरफ मूव करूंगा उस सवाल में तुम लोग देखोगे कि जो एंट्री बनाई जाएगी वो एंट्री अब थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, वो भी मैं एक 5 ईयर से करवाऊंगा और उसके बाद एक बुक का सवाल जो आप लोगों ने पूछा था वो करवाता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये चौथा लेक्चर है, ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह। इसको अब आप पढ़ें, आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज फॉर टुडे।